चलिए एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जब दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था। आधा हिस्सा तो एक पहेली था और उस पहेली के केंद्र में था एक नाम, भारत। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सपना था। सोने की चिड़िया का सपना, मसालों की महक और रेशम की चमक का सपना। एक ऐसा खजाना जिसका रास्ता दुनिया से छिपा हुआ था। तो कौन था वो शख्स जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो इस अनजान समंदर को चुनौती दे सके? वो था वास्को दा गामा। एक ऐसा इंसान जिसने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भारत को ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ वही है, चाहे इसके लिए उसे समंदर की लहरों से ही क्यों न लड़ना पड़े। देखिए 15वीं सदी के यूरोप में भारत एक किंवदंती जैसा था। मसालों की जन्नत, दौलत का भंडार। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। भारत तक पहुंचने के जो भी जमीनी रास्ते थे उन पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो यूरोप के लिए भारत एक ऐसा सपना था जिसे वो देख तो सकते थे पर छू नहीं सकते थे। और हर कोई ये जानता था कि जो भी भारत तक नया रास्ता खोजेगा वही दुनिया की अगली महाशक्ति बनेगा। तो देखिए, एक तरफ था सपना, मसालों, दौलत और शानो शौकत का, और दूसरी तरफ थी हकीकत, बंद रास्ते, अरबों का कंट्रोल और चीजों की इतनी ज्यादा कीमतें कि वो सोना लगने लगी थीं। तो यूरोप के हर राजा की आंखों में बस एक ही सवाल था, भारत तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। जाहिर है इस बेचैनी का नतीजा कुछ तो होना ही था। किसी न किसी को तो उठकर समंदर की ओर जाना ही था। और वो इंसान था वास्को दा गामा। पुर्तगाल में जन्मा एक ऐसा नौजवान जो बचपन से ही समंदर की लहरों में अपनी किस्मत तलाशता था। कहते हैं कि जब उसने भारत के किस्से सुने ना तो बस उसके अंदर एक आग सी लग गई। वो सीधा राजा मैनुअल प्रथम के पास गया और बड़े यकीन से कहा, अगर कोई भारत को खोज सकता है तो वो मैं हूं। राजा ने उसकी आंखों में वो पागलपन, वो जुनून देख लिया और इतिहास की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। ये कोई आम सफर की तैयारी नहीं थी, ये तो एक जंग जैसी तैयारी थी। महीनों तक 4 बड़े-बड़े जहाज तैयार किए गए। उनमें इतना सामान भरा गया कि पता नहीं कितने महीने या साल लग जाएं। और सबसे बड़ी चुनौती, उनके पास दुनिया का नक्शा अधूरा था। उन्हें सिर्फ तारों को देखकर अंधेरे समंदर में अपना रास्ता बनाना था। और फिर वो दिन आ ही गया। लिस्बन के बंदरगाह से उन 4 जहाज़ों ने लंगर उठाया। उस वक्त किनारे पर खड़े लोगों को ये नहीं पता था कि वो इतिहास को बदलता हुआ देख रहे हैं। वास्को द गामा का सफर शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही लिस्बन की जमीन आंखों से ओझल हुई, समंदर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उम्मीदों से भरी ये यात्रा बहुत जल्द मौत से आमने सामने की लड़ाई में बदलने वाली थी। तो कैसा था समंदर का वो असली चेहरा जिसका सामना उन लोगों को करना पड़ा? सोच कर देखिए, दिन रात पहाड़ जैसी ऊंची लहरें जहाज़ों से टकरा रही हैं। तूफानी हवाएं जहाज़ के पाल फाड़ देती हैं। जहाज़ के अंदर बीमारियां, भूख और इन्फेक्शन फैलने लगा है। कई नाविक तो समंदर में गिरकर हमेशा के लिए गायब हो गए। ये सफ़र नहीं था, ये तो मौत से लड़ाई थी। एक वक्त ऐसा आया जब नाविकों की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने कहा कि वापस चलो। लेकिन तब वास्को द गामा की आवाज़ गूंजी। उसने कहा, समंदर हमें डरा रहा है ताकि हमारी परीक्षा ले सके। हम भारत की दहलीज पर हैं, हिम्मत रखो। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि डरे हुए लोग भी लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गए। और फिर वो उस जगह पहुंची जिसका नाम सुनकर ही नाविक कांप जाते थे, केप ऑफ गुड होप। लेकिन उस जमाने के नाविक उसे तूफानों का किनारा कहते थे। एक ऐसी जगह जहां पानी के पहाड़ों ने सैकड़ों जहाजों को निगल लिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वास्को द गामा के जहाज मौत के इस दरवाजे को पार कर गए। केप को पार करने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब वो पूर्वी अफ्रीका के तट पर थे, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो इस कहानी का रुख ही बदलने वाला था। यहां यह समझना जरूरी है कि हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा राज था, और वो थीं मानसूनी हवाएं। ये वो मौसमी हवाएं थीं जिनका इस्तेमाल अरब के नाविक सदियों से भारत आने जाने के लिए करते थे। लेकिन यूरोप के लोगों के लिए ये एक अनसुलझी पहेली थी। और मालिंदी में वास्को दे गामा की मुलाकात हुई, एक ऐसे इंसान से जो हिंद महासागर को अपनी हथेली की तरह जानता था, अहमद इब्न मजीद। वो उस दौर के सबसे महान नाविकों में से एक थे। उन्होंने वास्को द गामा से कहा, बस सही वक्त का इंतजार करो, जब मानसून की हवा बदलेगी तो समंदर खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा। अहमद इब्न मजीद का ज्ञान मिलते ही सब कुछ बदल गया। अब समंदर दुश्मन नहीं, दोस्त बन चुका था।
मानसूनी हवाओं ने जहाज़ों को अपनी गोद में ले लिया और तेजी से मंजिल की ओर बढ़ाने लगी। भारत अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था। और फिर आई वो तारीख 20 मई 1498। सुबह के वक्त हवा में अचानक एक मीठी सी खुशबू फैलने लगी, चंदन की खुशबू। ये भारत की पहली सांस थी। दूर क्षितिज पर नारियल के पेड़ दिखने लगे और मंदिरों की हल्की हल्की घंटियों की आवाज आने लगी। कहते हैं कि नाविक अपने घुटनों पर बैठ गए, वो कालीकट पहुंच चुके थे। लेकिन उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच से, उनकी कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा था। कालीकट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये एक विकसित सभ्यता का दिल था। यहाँ के बाजार दुनिया भर के व्यापारियों से भरे थे और जिन मसालों के लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर आए थे, वो यहाँ रोजमर्रा की चीजों की तरह बिक रहे थे। ये वो दौलत थी जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और यहीं से व्यापार की सोच में लालच का बीज भी पड़ गया। हाँ, इस खोज ने दुनिया को जोड़ा तो सही, लेकिन इसी के साथ एक ऐसे लालच का दरवाजा भी खोला जो आने वाली सदियों तक अपनी काली परछाई डालने वाला था। वास्को द गामा ने जो दरवाजा खोला था ना, उससे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि एक के बाद एक कई ताकतें अंदर आईं। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। और देखते ही देखते व्यापार का मकसद बदलकर शासन करना हो गया। तो जिस दरवाजे से एक नई दुनिया की रोशनी आई, उसी दरवाजे से उपनिवेशवाद का अंधेरा भी चला आया। और इस खोज से पैदा हुए लालच ने लड़ाइयां, संघर्ष और सदियों के शोषण को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि भारत की खोज असल में कब हुई? 1498 में, जब यूरोप से भारत तक एक समुद्री रास्ता मिला? या फिर 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आज़ाद हुआ? जब दुनिया ने जाना कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आत्मा है, एक विचार है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत सच में कभी खोया हुआ था, या ये हमेशा से यही था, एक रोशन विचार की तरह जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि दुनिया उस तक सम्मान से पहुंचे?